बोर्ड खराब होने के ज्यादा चांसेस है, बनना छोड़ दो आपके ही हाथों से खराब हो जाएगा। तो बहुत दब सकती है एंड हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगाओ तो टूट भी जाए। ऐसी प्लास्टिक को अगर आप जैसे उस पर्टिकुलर आईसी तक का 24 वोल्ट जो आना चाहिए था वो नहीं आ रहा था। स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मेरा नाम है फैजान और आप है स्कैन कार्स के साथ। तो देखिए आज आप लोगों के लिए 24 वोल्ट का जो ईसीएम है, ये ईसीएम लेके आया हूं जो कमिंस का आता है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करके रखता है आप सभी को डाउट रहता है कि ये ईसीएम का कैसे काम करेंगे, 24 वोल्ट पे कैसे काम करेंगे, इसमें कुछ अलग होता है क्या, 12 वोल्ट पे काम किया तो इस पे भी कवर हो जाएगा। तो आज आप लोगों को 5 ऐसे टिप इस वीडियो के अंदर में मैं देने वाला हूं जिससे कि आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि इस पर्टिकुलर ईसीएम पे आप काम कर सकते हैं और कितनी आसानी से कर सकते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों ये ट्रेनिंग है किसके लिए? ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है जो कि 12 वोल्ट में काम जरूर करते हैं बट 24 वोल्ट में आकर के फंस जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा जिससे कि आप इस ईसीएम को रिपेयर जरूर कर पाओगे। पर आप भी जानते हैं एक 20-25 मिनट के वीडियो के अंदर में पॉसिबल नहीं है एक ईसीएम को पूरी तरह से रिपेयर करना सिखाना। इस ईसीएम के ऊपर में अगर आप डिटेल ट्रेनिंग पूरी लेना चाहते हैं तो 20 से भी ज्यादा क्लासेस आपको ईसीएम रिपेयरिंग एंड प्रोग्रामिंग कोर्स के अंदर में मिल जाएंगी। तो उसमें एनरोल कर लीजिए एंड अलग अलग 24 वोल्ट के ईसीएम जो है उनको रिपेयर करना सीखिए। तो चलो वीडियो में बने रहो, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों इस ईसीएम को रिपेयर करने के लिए जो 5 पॉइंट आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं उनमें सबसे पहला है कि ईसीएम को बनाने के लिए हमें जो वायरिंग डायग्राम लगता है, क्योंकि हमें सप्लाई देना है, कोई भी पर्टिकुलर कनेक्शन देखना है किसी भी सेंसर का, एक्चुएटर का, तो हमें वायरिंग डायग्राम जरूरी होता है। तो वायरिंग डायग्राम कहाँ से सोर्स होगा ये आपको सबसे पहले बताऊंगा। देन ईसीएम के पिनआउट्स की जरूरत होती है जब हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है, उस टाइम पे हमें जो पिनआउट्स चाहिए वो कहाँ से मिलेंगे ये आपको सेकंड में आप लोगों को बताऊंगा। थर्ड पॉइंट है कि हमें इस ईसीएम को ओपन कैसे करना है, जो कि सबसे बड़ा इशू होता है इस जब कमिंस के ईसीएम आते हैं हमारे पास में। देन फोर्थ पॉइंट है जो सबसे जरूरी पॉइंट है इस चीज के अंदर में कि ईसीएम के बैक साइड के पैनल तक कैसे पहुंचा जाए, जो कि ऑलमोस्ट नहीं निकलता है। बहुत सारे लोग वहां पे आकर के काम छोड़ देते हैं, तो वो भी आप लोगों को इसमें पता चलेगा कैसे उस पैनल को एक्सेस किया जाता है। एंड देन लास्टली आपको इस ईसीएम के अंदर में क्या क्या कॉमनली प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि रेगुलर आते हैं, जिससे कि आप रिपेयर करके इजीली एक अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एवरी सिंगल पॉइंट इस ईसीएम के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा कि हमें वायरिंग डायग्राम कहां से मिलेगा। तो देखिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत करके ढूंढ ढांड के निकाला हुआ है इसका वायरिंग डायग्राम, आसानी से नहीं मिलता है। उसका एक रीजन समझाता हूं। ये जो ईसीएम आप देख रहे हो इसके ऊपर देख सकते हैं आप कई डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं। अब कमिंस क्या करता है, कमिंस जो एक्चुअल नंबर होता है जिससे कि ईसीएम को फाइंड आउट किया जाए वो इसके ऊपर से इरेज कर देता है, नहीं रखता है। हमें इसके ईसीएम का जो पार्ट नंबर है इसके पार्ट नंबर के थ्रू सर्च करके आइडेंटिफाई करना होता है। तो ईसीएम PN0 लिख करके साइड में 5348867 जो लिखा हुआ है नंबर, इस नंबर से पता चलता है कि इस पर्टिकुलर ईसीएम का कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जो मेहनत हमने की ये आपको नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए हमारे स्कैन कार्स का जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर में आप सिंपली अगर कमर्शियल वायरिंग डायग्राम में चले जाएंगे 349 रुपीज में वो वायरिंग डायग्राम अवेलेबल है। कमर्शियल व्हीकल के सारे वायरिंग डायग्राम्स लाइफ टाइम के लिए। अब इसमें रेगुलरली अपडेट्स आते रहते हैं, जो नहीं अवेलेबल है वो होते जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर ईसीएम का हमने अपलोड कर दिया हुआ है। तो वायरिंग डायग्राम में आप जाएंगे कमर्शियल वायरिंग डायग्राम में, तो उसके अंदर में तो वहां पर आपको इसका वायरिंग डायग्राम अवेलेबल हो जाएगा एंड आप एक्सेस करके देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी वायरिंग सारी की सारी कनेक्ट होती है इसके कपलर के साथ में। तो पहला पॉइंट जो एक बहुत जरूरी पॉइंट है ताकि हम इस ईसीएम पे पूरी तरह से काम कर सके, ये आपका मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर। दूसरा, हमारे पिनआउट कहां से मिलेंगे। ईसीएम के जो पिनआउट होते हैं ये पिनआउट आखिर कहां से अवेलेबल होंगे, जो कि हमें प्रोग्रामिंग करते वक्त में एंड साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पिन्स जो होती है उनको अंडरस्टैंड करके उनको ट्रेस करके काम करते हुए, ताकि हर बारी मुझे वायरिंग डायग्राम रिफर ना करे, ये भी आपको एक्सेसिबल हो जाते हैं हमारे ईसीएम पिनआउट्स के अंदर में। कमर्शियल सेक्शन के अंदर आप कमिंस के अंदर अगर जाएंगे तो कमिंस में आपको इस पर्टिकुलर पार्ट नंबर के अंडर में आपको इस पर्टिकुलर ईसीएम का पिन आउट भी अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वहां से वो भी एक्सेस कर सकते हैं। तो वायरिंग डायग्राम एंड पिन आउट दोनों ही स्कैन कार्स ने आपके लिए अवेलेबल करके दे दिए हैं इस पर्टिकुलर ईसीएम पे काम करने के लिए, तो झिझकिएगा नहीं। तो ये पहले दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तो आपके लिए आसान कर दी हैं हमने, आगे आप इस पे काम कर सके अच्छे से।
अब ये जो कनेक्शन है इनके मदद से अब आप कपलर तक तो पहुंच गए, आप सप्लाई दे दोगे, ग्राउंड दे दोगे, इग्निशन दे दोगे, ईसीएम ऑन कर लोगे, एंड देन जो हमारी एक्टिव पैसिव टेस्टिंग होती है वोल्टेजेस पे वो हम तो कर लेंगे। और साथ ही साथ में हमारे वायरिंग जो कनेक्ट होती है ईसीएम के ऊपर में अलग अलग पिंस के ऊपर, ये भी हम इसके ऊपर में देख लेंगे आसानी से। अब जो भी सेंसर का या एक्चुएटर का फॉल्ट है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर अभी भी चैलेंज जो है ना वो खत्म नहीं होता इस ईसीएम के ऊपर, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन चैलेंज होता है कमिंस के ईसीएम्स के ऊपर में, ये होता है इन्हें खोलें कैसे। आप लोग काफी परेशान होते होंगे ज्यादा करके इसीलिए कि ये ईसीएम खुलते कैसे हैं। अब देखिए, नो डाउट इन मॉडल्स के अंदर में एक ईसीएम ये है जो कि आसानी से फिर भी ओपन हो जाता है। आसानी से मैं कह रहा हूँ, एक्चुअली बहुत ज्यादा ताकत लगती है, बहुत ज्यादा टाइम जाता है इसको ओपन करना होता है जब हमें, बट रिवॉर्ड भी इक्वली हमें मिलता है जब इसको रिपेयर करके हम देते हैं उस टाइम पर। और कुछ ईसीएम ऐसे होते हैं जिनको वेल्ड किया जाता है साइड से, तो उनको जो है मेटल वेल्डिंग करके, प्रेस वेल्डिंग करके उनको दिया जाता है। उन ईसीएम के अंदर में हमें हाइड्रोलिक कटर से, हमें कटर से सिंपली उसको कट करके निकालना होता है एंड देन वापस सील करते हैं, वेल्ड करके वापस सील करना होता है। तो वो भी आप लोगों को जो है हमारे कोर्स के अंदर में वो भी मिल जाएगा आगे। तो इस पर्टिकुलर ईसीएम को ओपन करने के लिए अच्छी बात यह है कि इसे हम हीट से या सिंपली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो हमारा आईपीओ होता है, हम आईपी का इस्तेमाल करके, हम सिंपली हीट से या आईपी का इस्तेमाल करके इस पर्टिकुलर ईसीएम को जो है ओपन कर सकते हैं। और इसको ओपन करने के बाद में इसका जो बैक पैनल है ये कंपैरेटिवली फिर भी इजीली ओपन होता है, क्योंकि ओपन करते वक्त में आपको सिंपली क्या करना है, आप इसको हल्का हल्का सा फ्री करना है हर एक साइड से, हीट करना है सबसे पहले, एंड देन हीट करने के बाद इसके ऊपर में आईपी जो है वो आपको पोर करना है। आईपी आप एक बार इसके सारे कॉर्नर्स पे डालोगे, फिर इसको आपको ओपन करने के लिए ऊपर पुल करना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से, एंड नाइफ के इस्तेमाल से, जो आपकी सर्जिकल नाइफ होती है जो हम यूज करते हैं उसके इस्तेमाल से सिंपली यहाँ पर जब गैप बनेगा तो यहाँ पे इसको इंसर्ट करके कट करते जाना है आपके सिलिकॉन को। आप जैसे जैसे सिलिकॉन को कट करते जाएंगे ये ईसीएम आपका फ्री होता जाएगा, खुलते जाएगा। इस तरह से आप एक बार इसको ओपन करोगे। अब ध्यान रखना, जब ओपन कर रहे हो अगर हार्ड है किसी भी साइड में इजीली नहीं ओपन हो रहा है तो फिक्र मत कीजिए, ताकत मत लगाइए। ईसीयू ओपन करने में ताकत बहुत ज्यादा लगाने पे बोर्ड खराब होने के ज्यादा चांसेस है, बनना छोड़ दो, आपके ही हाथों से खराब हो जाएगा। तो बहुत ध्यान देना कि ओपन करते वक्त खास तौर से आप जब स्क्रू ड्राइवर लगा रहे हो तो ये जो कॉर्नर पॉइंट आप देख सकते हैं, ये सब साइड में जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन कॉर्नर पॉइंट से अंदर आपका ईसीयू का जो आपका जो स्क्रू ड्राइवर है वो ईसीयू में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये कॉर्नर पॉइंट के तुरंत बाद में आपका बोर्ड स्टार्ट हो जाता है। तो इतना बड़ा आपका बोर्ड है, ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये इतना बड़ा जो बोर्ड है इसके ऊपर में आपका स्क्रू ड्राइवर बिल्कुल भी अंदर जाकर के नहीं लग रहा है। मेक श्योर कीजिएगा इस चीज का। एंड उसका एक बढ़िया प्रिकॉशन बताता हूं क्या है। आप जब ओपन करेंगे तो कोशिश कीजिएगा ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर पॉइंट है जहां स्क्रू ड्राइवर लगाया जाता है, इन कॉर्नर पॉइंट से आप स्क्रू ड्राइवर के मदद से प्रेशर लगा करके ओपन कीजिए। एंड जब आप ओपन करेंगे तो साथ ही साथ में अपने सर्जिकल ब्लेड से उसको कट करते जाना। तो आपने एक साइड से लिफ्ट किया तो यहां से इसको कट करते हुए आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। मेक श्योर कीजिएगा कि आप यही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ताकि आसानी से और अच्छी तरीके से आपका बोर्ड जो है वो रिलीज हो जाए एंड आपका बैक साइड का जो पैनल है ये निकल जाए। अब एक चीज का और एक प्रिकॉशन मैं आप लोगों को लेने बोलूंगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा कि गलती से भी इसके ऊपर में थिनर का इस्तेमाल नहीं करना। आदत है टेक्नीशियंस की कि एनसी थिनर आप यूज करते रहोगे, कई जगहों पे एनसी थिनर देखा होगा, बट एनसी थिनर का प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर जो ये मार्किंग्स है ना, एनसी थिनर इनको गला करके ये पूरी तरह से मिटा देगा। मत इस्तेमाल करना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इसका इस्तेमाल कीजिए। ये आपका क्लीनिंग सोल्यूशन होता है पीसीबी का। ये कोल्ड होता है तो ये कोल्ड होने की वजह से आपके पूरे सिलिकॉन को रिलीज कर देता है, ये सूखा करके अलग कर देता है, तो इजीली ओपन हो जाता है। एक बार ओपन हो जाए उसके बाद में आप सिंपली इसके प्लेट को निकाल करके अलग करके साइड में रख दीजिए, ठीक है। अब बात आती है हमारे बोर्ड के मेन पैनल के ऊपर में, ठीक है। तो मेन पैनल आप देख सकते हैं। अब जो लोग 12 वोल्ट पे काम किए होंगे आप लोग देख करके मैक्सिमम यहाँ पर कई सारे कंपोनेंट्स को तो पहचान ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे डायोड्स लगे हुए हैं प्रोटेक्शन के, इंडक्टर है, यहाँ पर मॉसफेट्स है, देन यहाँ पर 2 मॉसफेट आते हैं हमारे, फिर यहाँ पर ये 2 डायोड्स है, देन यहाँ पर मल्टीपल मॉसफेट्स है, ठीक है। एंड देन आपके यहाँ माइक्रो प्रोसेसर है, यहाँ पर एक आईसी है आपकी, एंड ये आपकी पावर सप्लाई आईसी यहाँ पर लगी हुई है। और इस तरह से आपका पूरा बोर्ड जो है ऑलमोस्ट देखा जाए तो सिमिलर है आपके जो कार के अंदर में बोर्ड्स आते हैं उनके बराबर ही। ज्यादा डिफरेंस इनमें और उनमें नहीं होता, इसलिए हम आसानी से 12 वोल्ट पे काम करने के बावजूद भी 24 पे भी काम कर सकते हैं।
ठीक है, तो चिंता ना कीजिए, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से कर पाओगे इसके ऊपर में। आप इसकी एक बार टेक्निक समझ जाओगे और इसके वर्किंग समझ जाओगे एक बार किस तरह से होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले हमारा जो फोर्थ पॉइंट है उसके ऊपर मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि फोर्थ पॉइंट जो था हमारा कि ये बोर्ड ओपन बैक साइड के पैनल को कैसे एक्सेस करेंगे, जो कि मैंने कहा था बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब वो पैनल को एक्सेस करने के लिए कई जन क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर ईसीएम को हाइड्रोलिक प्रेस पे लगा के ओपन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये जो प्लास्टिक है ना, मेरा हाथ से ही दब जा रही है। ठीक है, अब जो चीज मेरे हाथ से दब करके दब सकती है, एंड हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगाओ तो टूट भी जाए, ऐसी प्लास्टिक को अगर आप हाइड्रोलिक प्रेस पे लगाओगे आपका कपलर टूटेगा ही टूटेगा, और कपलर टूट गया तो आपके ईसीयू की इंटीग्रिटी खत्म हो गई, क्योंकि अब आपके पिंस भी बेंड हो सकते हैं। साथ ही साथ में आपका जो ईसीयू है, आप इसको ओपन तो कर लोगे, बनाने के बाद लॉक कैसे करोगे, आपका कपलर टाइट बैठेगा कैसे? तो ऐसा मत कीजिए, हाइड्रोलिक प्रेस पे ले जाकर के इसको ओपन करने की मत कोशिश कीजिए। उससे बेटर सोल्यूशन आपको देता हूं कि इसके बैक पैनल को एक्सेस करने के लिए बेटर ये है कि आप इसके जो सारे के सारे पिन्स है, इन पिन्स को पूरा डीसोल्डर कीजिए, एंड डीसोल्डर करके आप अपने बोर्ड को पूरी तरह से आपके कपलर से अलग कर दीजिए। आप डीसोल्डर पंप का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अब आप सोचेंगे ये लंबा है, नहीं, ये सेफ है एंड अच्छी तरह से हो जाएगा काम, आपका डिस्टर्ब, आपके बोर्ड को डैमेज नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो डीसोल्डर पंप से इसको पूरे पिंस को इसके निकाल देना और फिर इसको अलग कर देना। अब इससे पहले कि आप बोर्ड पे हाथ लगाओ और आगे जाकर आगे बढ़ के काम करो, मेक श्योर कीजिए कि आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नहीं तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी बॉडी ग्राउंडेड है, आपके जमीन के ऊपर में पैर रखे हुए हैं, जिससे कि आपकी बॉडी अर्थ हो चुकी है। क्योंकि इस बोर्ड के अंदर में और हर बोर्ड के अंदर में हमारे ऑसिलेटर्स होते हैं जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से डैमेज हो जाते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इन बोर्ड्स के ऊपर में जब काम कर रहे हैं, जब इनको निकाल रहे हैं, तो आप इनको डायरेक्टली टच नहीं कर रहे अपने हाथों से। अगर आपको लगे कि आपके हाथ से, उंगली से एक स्पार्क निकला है और स्पार्क निकल के बोर्ड पे जाके लगा है, तो समझ जाना अब बोर्ड शायद कभी वापस चालू ना हो, जब तक आप वो एक क्रूशियल कंपोनेंट को चेंज कर दो तब तक। वो भी मैं आपको इसके अंदर में बताता हूं कि वो कौन सा आखिर कंपोनेंट है जिसको आपको चेंज करना होता है। ठीक है, तो इसके साथ में हमारे बोर्ड के जो पैनल्स एक्सेस करने हैं, यहां तक का तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बोर्ड तक तो मैंने पहुंचा दिया, जहां तक अक्सर टेक्नीशियंस जो नहीं पहुंच पाते वहां तक मैंने आपको पहुंचा दिया है। ठीक है, अब जब आप इसको निकालोगे तो यहाँ पर कंपोनेंट 2 मैंने टेस्टिंग के लिए हमने लगा के रखे हैं। अदरवाइज ये जो पार्ट है और ये जो आपका कैपेसिटर है, जो ट्रांसफार्मर है, ये आपके प्लेट के साथ में अलग हो जाता है। तो हमें पिंस के साथ साथ में यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है, ये कैपेसिटर्स यहाँ पे लगे होते हैं, साथ साथ में यहाँ एक इंडक्टर है, यहाँ एक ट्रांसफार्मर है और यहाँ पर एक कैपेसिटर है। इन सभी को भी निकाल करके बोर्ड को फिर अलग करना होता है, तो वो कंपोनेंट भी नीचे रह जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपका कितना सिलिकॉन बोर्ड के ऊपर में भी नीचे लगाया हुआ है। तो ये आसानी से, यही वजह है कि ये ओपन नहीं हो पाता, नहीं खुल पाता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे बोर्ड के ऊपर। ठीक है, और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इस बोर्ड के अंदर में कॉमनली क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको देखने के लिए मिलते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है जो रेगुलरली हमें इन बोर्ड्स के ऊपर में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको एक जो कंपोनेंट कहा था जो कि रेगुलरली जिसके फेल होने से आपका पूरा बोर्ड डेड हो सकता है और वो आप खुद ही खराब करोगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अब इस बोर्ड के ऊपर अगर देखोगे तो इसमें से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है आपके इस पर्टिकुलर सेक्शन से। ये जो सेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सेक्शन से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ये आपके पूरा इंजेक्टर ड्राइवर सेक्शन है। तो ये इंजेक्टर ड्राइवर सेक्शन के अंदर में एक जो बड़ी प्रॉब्लम है, इसके अंदर में मॉसफेट जो है वो बर्न हो जाते हैं इंजेक्टर के हैवी लोड की वजह से। एंड इसीलिए कई बारी हमें बैक पैनल को एक्सेस नहीं करना पड़ता, फ्रंट पैनल में हमारा काम हो जाता है। बट ये पर्टिकुलर बोर्ड जो हमारे पास आया था, इसके अंदर में प्रॉब्लम थी कि ये बोर्ड डायग्नोज नहीं होता था एंड इसकी प्रॉब्लम फ्रंट साइड में सॉल्व नहीं हो रही थी, हमें बैक पैनल को निकालना ही पड़ा। उसका रीजन ऐसा था, इस पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर में आपकी जो पावर आईसी है, उस पावर आईसी को एक एक्टिवेशन वोल्टेज चाहिए होता है, वेकअप वोल्टेज चाहिए होता है, जो कि एन वेक पिन के ऊपर आकर के लगता है। वो वोल्टेज उसके ऊपर नहीं आकर के लग रहा था, जिस वजह से ये एक्टिवेट नहीं हो रहा था। सो हमें इस पर्टिकुलर बोर्ड के ऊपर में इसका बैक पैनल एक्सेस करना पड़ा और बैक पैनल में हमको एक पर्टिकुलर रेजिस्टर मिला जिसका फॉल्ट निकला, और उस रेजिस्टर के फॉल्ट निकलने की वजह से उस पर्टिकुलर आईसी तक का 24 वोल्ट जो आना चाहिए था वो नहीं आ रहा था और वेकअप पूरा बोर्ड नहीं हो रहा था। वो चेंज करने के तुरंत बाद में हमारा बोर्ड एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होते ही वो डायग्नोज भी हो गया, सारी चीजें हो गई। अब ये डायग्नोज कैसे हुआ, किस तरह से किया, एंड यकीन मानिए हमने
नॉर्मल ECU टेस्टर के ऊपर में इसको टेस्ट किया है, कोई अलग से 24 वोल्ट का टेस्टर के ऊपर टेस्ट नहीं किया है। एंड उसके बावजूद हमने इसको डायग्नोज भी किया एंड आइडेंटिफाई भी किया ये बोर्ड ऑन है या नहीं है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर में बैक साइड में जब ये पूरा डेड हो जाए तो बैक साइड में इस पोजीशन पे एक रेजिस्टर आता है, वो फेल होने की वजह से आपका जो वोल्टेज है यहाँ पर जो आपके आईसी तक, पावर आईसी तक पहुंचना है और फिर वो अपने बोर्ड को एक्टिवेट करती है अपने अंदर से पूरे वोल्टेजेस निकाल के, वो नहीं कर पाती है। तो वो एक बार आप रिजॉल्व कर दो, वो रिजॉल्व करने के बाद में आपका बोर्ड एक्टिव हो जाता है, सप्लाई सारे जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो दो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया। एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर इंजेक्टर सेक्शन के जो ये मॉसफेट्स है, इंजेक्टर ड्राइवर, ये मॉसफेट्स के अंदर में एक तो प्रॉब्लम आता है जिस वजह से फायरिंग बंद हो जाती है। ये जल बर्न होने की वजह से आप सिंपली इसे चेंज कर देंगे, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर देंगे। दूसरा, ये जो वेकअप नहीं होता है जिस वजह से आपका बोर्ड, कस्टमर तो यही कहेगा स्कैन नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम तो ये था कि ये बोर्ड डेड हुआ था पूरी तरीके से और इसका जो है पावर आईसी ही एक्टिवेट नहीं हो रही थी। उसे हमने एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने के बाद वो रेडी हो गई, पूरी तरह से अपने सारे आउटपुट वोल्टेजेस निकाल रही थी एंड बोर्ड पे टेबल के ऊपर में ये बोर्ड स्कैन भी हमने देख लिया एंड प्रॉपरली ये वर्क कर रहा था, ठीक है। अदर देन दैट, इसका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो यहाँ पर आपका यहाँ कंट्रोलर देखने के लिए मिलता है जो कि BGA बॉल ग्रिड अरे आईसी के अंदर में लगाया गया है। देन इस सेक्शन में आपके मेन प्रोटेक्टिव डायोड्स है, तो जब आपका कभी आप गलती से बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव ट्रक के ऊपर में आप उल्टे लगा दोगे तो चेक करना कि इन पर्टिकुलर डायोड्स के ऊपर में प्रेशर आया हुआ होगा। ये पर्टिकुलर डायोड्स के पास में आपका बर्निंग देखने के लिए आपको मिलेगी, पैड जले होंगे, पर डायोड खराब नहीं होते, पैड्स जो है इनके ये बर्न हो जाते हैं। इनको क्लीन करके, डायोड्स को निकाल के क्लीन करके इसके ऊपर से वायर, जंपर वायर लेके आपके लाइन के ऊपर कनेक्ट करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इन पर्टिकुलर बोर्ड्स, इस पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर में, इससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप जो यहाँ पर मल्टीपल आईसीज देख रहे हो, ये सारे के सारे सेंसर को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल किए गए ताकि सेंसर के वोल्टेजेस को, सेंसर के जो सिग्नल्स है उनको समझ के फिर आपके BGIC तक पहुंचा सके और फिर वो समझ के आपके इंजेक्टर का फायरिंग ऑर्डर डिसाइड कर सके, उस हिसाब से दिया गया है। ओके, तो दोस्तों आपको मैंने तीन प्रॉब्लम्स इसके अंदर में शेयर की जिससे कि ये रेगुलरली बोर्ड हमारे पास में आता है रिपेयर होने के लिए। ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद में आपका बोर्ड मेजर तौर पे, आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम्स तो इस पे सॉल्व हो जाएंगे। जो डिटेल टेस्टिंग होती है, जैसे मैंने बताया, ये जो NVEC का प्रॉब्लम था इस पर्टिकुलर आईसी में, NVEC क्या होता है, पावर आईसी है ये कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, कहाँ से हमने इसको ढूंढा, इसकी लाइन हमने कैसे ट्रेस की, जो कि आसान नहीं है इस पर्टिकुलर बोर्ड में ट्रेस करना, कुछ एडिशनल ट्रिक्स लगते हैं इनके ऊपर में काम करने के लिए, ठीक है। तो ये ट्रिक्स एंड सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अपने मेन कोर्स के अंदर में अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर के एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर इश्यू को रिपेयर करना सीख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कमर्शियल ECM की क्लैरिटी मिली होगी कि इस ECM पे किस तरह से काम करना है, इस ECM के ऊपर में आपको किस तरह से कॉमनली जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है, और साथ ही साथ में इस ECM के ऊपर काम करना पॉसिबल है, ये मैं कॉन्फिडेंस आपको दिला पाया रहूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों देखो, इस पर्टिकुलर ECM पे तो मैंने कंप्लीट कर दिया। एक एडिशनल बोनस टिप आप लोगों को देता हूँ, एक आप लोगों का डाउट जो है ना बहुत बड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये जो ECM है, ठीक है, 24 वोल्ट का, आपने देखा इसके अंदर इतने सारे पार्ट्स लगे हुए हैं इसमें, और हमारे जो 12 वोल्ट के ECM होते हैं ना, यहाँ पर मेरे पास एक डेल्फी का 7.1 ECM है, इनके अंदर में आप देखोगे अगर ध्यान से तो कोई मेजर डिफरेंस आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों ही बोर्ड्स के अंदर में नहीं है। बस आप देखोगे क्योंकि ये बोर्ड आपके हैवी ड्यूटी को चला रहा है, ज्यादा पार्ट्स इसमें कनेक्टेड है, सो इसमें कंपोनेंट ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड ये बोर्ड के अंदर में हैवी ड्यूटी ज्यादा नहीं है, ये बोर्ड ये कार को ड्राइव करता है, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स को ड्राइव करता है, तो इसके अंदर में लोड हैंडल करने के हिसाब से बस कंपोनेंट्स कम लगाए गए हैं क्योंकि इनकी आईसीज कैपेबिलिटी रखती है सारी चीजों को कंट्रोल कर लेने की। यहाँ पर बस कंपोनेंट्स ज्यादा है, यहाँ पर बस कम है। लाइंस इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, ऑलमोस्ट कंपोनेंट्स सारे इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। एक डिफरेंस जो इस बोर्ड में और इस बोर्ड में आपको दिखेगा वो ये है कि इसके अंदर में आपको एक ट्रांसफार्मर देखने मिल रहा है, इस पर्टिकुलर बोर्ड में नहीं है, बट 12 वोल्ट के बोर्ड्स के अंदर डीजल में आपके ट्रांसफार्मर्स आते हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस इन दोनों के बीच में नहीं है। तो आप ज्यादा डाउटफुल मत रहिए इस चीज को लेकर के कि भाई मेरा जो 12 वोल्ट का ECM पे मैं काम करता हूं तो मैं 24 पे आसानी से कर पाऊंगा या मुझे पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं करना होगा। अगर आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हुआ है तो आप इन बोर्ड्स के ऊपर में भी आराम से समझ करके आप ट्रेनिंग कर लेंगे, आराम से समझ करके आप
रिपेयर कर लेंगे इनका भी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये एक क्लैरिटी आप लोगों को एडिशनल में दे पाया रहूँ, और इसी के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी का अंत तक बने रहने का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो, और हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में। धन्यवाद।